दोस्तों एग्जाम से पहले इतने मॉक टेस्ट दे लेना कि जब आप एग्जाम में जाकर बैठे तो आपका दिमाग कुछ इस तरीके से काम करे कि भाई मैं घर में बैठकर ही अपने जो है मॉक टेस्ट की सीरीज लगा रहा हूं। आपका दिमाग इस प्रकार से रिएक्ट करे कि वो एग्जाम के प्रेशर को बिल्कुल रिलीज कर दे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बिना आपके दिमागी मेहनत के सॉल्व करके आए। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। इसकी टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये आपकी एग्जाम तक चलने वाली है। इसलिए सबसे पहले जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो वीडियो से आपको समय पर मिल सके। अब इस टेस्ट सीरीज में क्या है, व्याकरण, गद्य, काव्य, कृतिका, रचनात्मक लेखन, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर हर क्वेश्चन का आपको पोस्टमार्टम भी देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसके जो ऑप्शन है उनका भी साथ में पोस्टमार्टम करते चलिए, क्योंकि जो ऑप्शन है वो एक एडिशनल जानकारी देते हैं और जब आप उन्हें भी लगा लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पे पहुंच जाता है। इसलिए साथ ही साथ जो आपके ऑप्शन है उन्हें भी आप क्या करते चलिए, सॉल्व करते चलिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। संधि के नियमों के आधार पर असंगत संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अब बताइए इन क्वेश्चंस में से, इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो गलत संधि विच्छेद है। पहला मरुद्यान, यहाँ एम इंग्लिश का लिखा है, इसे आप थोड़ा सा हिंदी का कर लीजिए और मरु कर लीजिए इसे। तो मरु प्लस उद्यान इज इक्वल टू क्या लिखा है, मरुद्यान। स्वार्थ को लिखा है सुधन अर्थ, मत ऐक्य को लिखा है मत धन ऐक्य, उच्छ्वास को लिखा है उतधन श्वास। ये वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आपको बताना है यहाँ पर असंगत कौन सा है। देखिए मरुद्यान तो होता ही है, मत धन ऐक्य भी आपने अधिकतर जगह देखा होगा, इसे बोलते हैं मत ऐक्य। अब यहाँ पर जो सुधन अर्थ है इसे हम क्या लिखेंगे, स्वधन अर्थ। ये आपका जो होता है राइट होता है। और ये कौन सी संधि होगी, ये होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी। हर क्वेश्चन के नीचे आपको उसकी डिटेल भी मिलेगी जिसे आप वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम की लिंक है वहां पर जाकर आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, सूरदास के पद के अनुसार गोपियों ने उद्धव के ज्ञान और योग संदेश को किस समान कड़वा और अरुचिकर बताया है। मतलब उद्धव के ज्ञान की तुलना किससे करी है, नीम के पत्ते से, कड़वी ककड़ी से, हलाहल विष से या बबूल के फल से। तो राइट आंसर इसका जो भी हो, पर आपके जो 50 क्वेश्चन है आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट है। और 0.25 की निगेटिव मार्किंग है तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। बताइए किससे करिए, यहां पर कड़वी ककड़ी से करिए। तीसरा क्वेश्चन है, वाक्य में जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो और चमत्कार उत्पन्न होता हो वहां कौन सा अलंकार होता है। अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। चलिए ऑप्शन में पहला आपका दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण बार बार आता है। एक वर्ण जो है कितनी बार आता है, बार बार आता है। जैसे तरणी, तरुजा, तट तमालिया, चारुचंद्र की चंचल किरणें। इसके बाद क्या हो गया आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार आता है। एक पूरा का पूरा जो शब्द है एक से अधिक बार आता है और उसका हर बार जो है अर्थ भिन्न होता है। शब्द एक से अधिक बार आ गया और हर बार अर्थ क्या हो गया, भिन्न हो गया। इसके बाद आपका आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही बार आता है। शब्द कितनी बार आता है, शब्द एक बार आता है पर उसका अर्थ जो है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी तो एक ही बार आया पर मोती मानस और चून के लिए पानी का अर्थ भिन्न भिन्न हुआ। और यहाँ पर यमक अलंकार में एक ही शब्द कितनी बार आता है, बार बार आता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। एक ही शब्द दो से अधिक बार आता है। ये थोड़ा सा नोट करते हुए चलना, इसको क्या है रिवीजन में आसानी होगी। एक ही शब्द दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, जो खाए बोराय नर, जो पाए बोराय। मतलब कनक मतलब एक जगह हो गया आपका सोना और एक जगह धतूरा। सोना को भी जो पा लेता है वो भी बोरा जाता है और जो धतूरा खा लेता है वो भी बोरा जाता है।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वयं प्रकाश जी की कहानी नेताजी का चश्मा में कैप्टन चश्मे वाले के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना परीक्षित थी? उदासीनता, उपेक्षा, अत्यंत आदर सम्मान, व्यवसायिक स्वार्थ, ईर्ष्या और द्वेष। तो कैप्टन के मन में कैसी थी भावना? यहाँ पर अत्यंत आदर और सम्मान की थी, इसीलिए वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। इसके राइटर कौन है? स्वयं प्रकाश जी, नेताजी के चश्मे का। ये क्या है? कहानी है। नेताजी का चश्मा कौन सी विधायक गद्य के अंतर्गत? कहानी। 5वां क्वेश्चन, जिस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है, पूरा पद क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर आपका आ गया अव्यव, तो कौन सा समास होगा ये? अव्यवी भाव समास। इसके बाद तत्पुरुष समास में क्या आता है? कारक आते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, मतलब जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, मतलब क्या आएगा यहाँ? का, के, की आता है, इसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व में हमेशा विलोम चीजें आती है, जैसे रात दिन, मतलब रात और दिन, माता और पिता, भाई और बहन, तो ऐसी चीजें जहां पर आती है उसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है आपका? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जैसे आपका लंबोदर, मतलब यहाँ पर अधिकतर जो चीजें आती है वो भगवान से रिलेटेड आती है, मतलब तीसरे को कोई इशारा करते हैं। लंबा है उधर, जिसका मतलब क्या हो गया? गजानन। फिर क्या हो गया? दशानन। दशानन मतलब रावण। दश है आनंद जिसके, दशानन। ये यदि द्विगु समाज से रिलेट करे तो भी आपको क्या लगाना है? यहाँ पर बहुव्रीहि लगाना है, क्योंकि बहुव्रीहि को जो है प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका भाग 2 के अध्याय माता का आंचल में भोलेनाथ और उनके साथी चूहों के बिल में पानी डालने पर बिल से क्या निकलने के कारण डरकर भागे थे? बिच्छू, काला नाग, नेवला या टिड्डा? राइट आंसर क्या है इसका? काला नाग निकला था बिल में से। काव्य शास्त्र के अनुसार जब विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां किस रस की निष्पत्ति होती है? उत्साह किसका है? रौद्र का क्या होगा? क्रोध। वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय। तो राइट आंसर क्या हो गया? वीर का उत्साह। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि वीर का स्थायी भाव क्या है, वीर का उत्साही भाव क्या है, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? उत्साह। पर इतनी बड़ी कहानी देकर आपसे पूछ लिया तो ऐसा घुमाकर क्वेश्चन भी पूछता है। 8वां, रचनात्मक लेखन के अंतर्गत जब एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर या किसी विशेष कार्य के लिए अनौपचारिक रूप से पत्र लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक रूप से लिख रहे हैं यानी ऑफिशियल लेटर तो नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा? डेमी ऑफिशियल लेटर, मतलब अर्ध सरकारी पत्र। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अर्ध सरकारी पत्र। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत में भगत जी ने अपनी फसल की पैदावार को सबसे पहले कहां लेकर जाते थे? तो कहां लेकर जाते थे? गांव के स्थानीय जमींदार के पास, कबीरपंथी मठ में, अनाज की मंडी में, भगवान शिव के मंदिर के पास। चैप्टर पढ़ा होगा तो राइट आंसर पता होगा, यहाँ पर कबीरपंथी मठ में लेकर जाते थे। 10वां क्वेश्चन, मुहावरे और उनके अर्थों के युग्म में से कौन सा अर्थ सर्वथा गलत है? गलत चीज बताना है भैया आपको। तो अंगूठा दिखाना गलत है क्या? एन वक्त पर मना कर देना। दिखा देते ना हम किसी को भी अंगूठा, मना कर देते हैं। इतिश्री होना, महाभारत देखी होगी तो उसके अंत में गाना बजता है इतिश्री महाभारते कथा, मतलब यही महाभारत की कथा थी, मतलब अब महाभारत का क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? प्रारंभ होना। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, मतलब ये गलत है। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बड़ी बात कहना, आंखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना, तो ये सभी क्या है? राइट है। और यहाँ पर जो इतिश्री होना ये क्या है? गलत है। 11वां, तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने लक्ष्मण का वध करने योग्य क्यों माना? उन्होंने लक्ष्मण के वचनों को कैसा कहा था? कोमल कहा था, कोमल बोला था, कुटिल और काल के वश में, शास्त्र सम्मत, नीतिपूर्ण, भयभीत और कातर। जब संवाद हुआ था तो कैसा हुआ था? कुटिल और काल के वश में। परशुराम जी को क्या बड़ा क्रोध आया था यहाँ पर? राइट आंसर कुटिल और काल के वश में होगा। पर उपकार का सही विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद क्या? पर उपकार, पर धन उपकार, पर उपकार या परा उपकार। तो यहां पर क्या आ रहा है? ए ओ अर, जहां पर भी ए ओ या अर आता है वहां पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि। यदि आपको संधि से रिलेटेड वीडियो चाहिए, यदि आपको संधि समझ में नहीं आ रही है तो आप एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, तो हम संधि टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? गुण सरसंधि। पर धन उपकार इज इक्वल टू परोपकार।
13वां क्वेश्चन, यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस वर्ग पर करारा कटाक्ष किया है? शोषित और पीड़ित, सामंती बनावटी और दिखावटी जीवन शैली पर, आधुनिक या पश्चिमी शिक्षा प्राप्त युवकों पर। यहाँ पर जो हमारे लेखक थे उन्होंने सामंती और बनावटी जीवन शैली पर किया, क्योंकि नवाब के बारे में यहाँ पर बताया था कि नवाब किस प्रकार से क्या खाते थे, खीरा, और किस प्रकार से उनका जो कार्य था वो खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक रहे थे। तो यहाँ पर दिखावटी जो जीवन शैली है उस पर यशपाल जी द्वारा कटाक्ष किया गया था। 14वां क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या तत्वों को साहित्य शास्त्र में क्या कहा जाता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को कहते हैं हम, या तत्वों को अलंकार कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? अलंकार। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारम प्रक्षेत, मतलब काव्य की शोभाकारक जो है धर्म है वो ही अलंकार है। 15वां क्वेश्चन, केंद्रीय भाव को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है जो पूरे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता है? तो गद्यांश या पद्यांश में ऐसी कौन सी चीज होती है जो उसके केंद्रीय भाव को समझाती है? गद्यांश का सारांश, सटीक शीर्षक, कठिन शब्द, या लेखक का जीवन परिचय? तो हमसे अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर जो गद्यांश का प्रतिनिधित्व करेगा वो क्या होगा? शीर्षक होगा। 16वां क्वेश्चन, कृतिका भाग 2 के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका मधु कांकरिया ने भारत के किस खूबसूरत पर्वतीय राज्य की यात्रा और वहां के जनजीवन का वर्णन किया है? बताइए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, 50 क्वेश्चन तक जाना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे एग्जाम में उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर अपने मन में देते हुए चलिए और नोट डाउन करते चलिए कितने क्वेश्चंस आपके सही होते जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? कहां गई थी हमारी लेखिका? हमारी लेखिका गई थी सिक्किम, गंगटोक। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम गई थी। बिहारी सत्सई के दोहों में मुख्य रूप से कौन सा रस सबसे प्रधान रूप में पाया जाता है जिसकी परिभाषा नायक नायिका के प्रेम में होती है? तो जहां पर भी नायक नायिका का प्रेम आ गया वहां पर आपका करुण रस होगा। क्या करुण रस हो गया? तो भाई प्रेम के साथ शांत रस, प्रेम में शांति तो होती नहीं है। फिर श्रृंगार रस। राइट आंसर क्या हो गया आपका? प्रेम में श्रृंगार रस होता है। शोक किस रस का स्थायी भाव है जो किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश से उत्पन्न होता है? जब भी हमारे किसी प्रियजन का विनाश होता है तो वहां पर हमें शोक लगता है। तो शोक का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का क्या है? शांत का हो गया आपका निर्वेद, अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय और करुण का शोक। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करुण हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, मनु भंडारी की आत्मकथ्य रचना एक कहानी अभी में उनके व्यक्तित्व पर उनके पिता के अलावा सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ा था? जब मनु भंडारी ने क्या ज्वाइन किया कॉलेज, तो वहां पर कौन मिली उनको? प्राध्यापिका, जिसका नाम क्या था? शीला अग्रवाल। उन्होंने इन्हें आंदोलन के लाभे में झोंक दिया था, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? शीला अग्रवाल जी का। 20वां क्वेश्चन, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अभी बताया मैंने, में कौन सा समास है? जब भी इन चीजों के बारे में पूछा जाए तो वहां पर क्या आएगा? जब भी किसी तीसरे को इंगित किया जाए, लंबा है उदर उसका, मतलब भगवान गणेश जी, तो वहां पर कौन सा समास होगा आपका? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में पाए जाने वाले गंभीर भावों के संदर्भ में उत्साह कविता के रचयिता कौन है जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ है? मतलब उत्साह कविता जो थी उसके रचयिता कौन थे? यह राइट आंसर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको रट लेना भाई, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग, या पाए बोराय। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? कनक कनक, मतलब एक ही शब्द 2 बार आया है। ठीक है, एक ही शब्द कितनी बार आया है? 2 या 2 से अधिक बार आएगा तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा? आपका यमक अलंकार होगा। सीधा सीधा उठाकर लगा देना। यदि शब्द एक ही बार आता है और अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा? आपका श्लेष होगा। इतना याद रखना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों भाई भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्यालयीन पत्र लेखन के पत्र के सबसे ऊपर दाईं या बाईं ओर जो संख्या अंकित की जाती है उसे क्या कहते हैं? संदर्भ, पत्र क्रमांक, संख्या, विषय कोड या दिनांक, सूचकांक। यदि पत्र के बाईं ओर या दाईं ओर कोई संख्या लिखी जाएगी तो उसे सीधी सी बात है हम क्या बोलेंगे? आपका पत्र क्रमांक या पत्रांक बोलेंगे। 24वां क्वेश्चन, चतुरानन और दशमुख शब्द में निम्नलिखित में से किस समास के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? हमेशा प्राथमिकता आपकी, यदि यहां पर संख्या भी आ रही है तो प्राथमिकता किसको मिलेगी?
यहाँ पर आपके बहुव्रीहि समास को मिलेगी। संख्यावाचक समास आपका कौन सा होता है? द्विगु। जहां पर भी संख्या से संबंधित चीजें आ गई, जैसे पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, या दूसरा दोपहर, 2 पहरों का समूह, तो वहां पर क्या चीज आएगी? आपका कौन सा समास आएगा? दोपहर, ठीक है। या पंचवटी, कौन सा समास हो गया आपका? ये समास हो गया आपका द्विगु समास। बहुव्रीहि की बात आई तो बहुव्रीहि में हमने बात किया जो आपके भगवान से रिलेटेड चीज आ जाएगी, या किसी तीसरे को इंगित किया जाएगा, जहां पर चतुरानन या दशमुख, दशमुख में किसे इंगित कर रहे हैं हम? रावण को। या लंबा है उधर जिसका मतलब गणेश जी, तो किसको इंगित कर रहे हैं हम? गणेश भगवान को। तो यहां पर आपका आएगा बहुव्रीहि समास। इसके बाद आप बात करेंगे यदि द्वंद्व समास की, तो जहां पर योजक चिन्ह बीच में आएगा, या अधिकतर ये शब्द होते हैं विलोम शब्द एक दूसरे के, जैसे रात और दिन या माता और पिता, तो ये चीजें आएगी आपके द्वंद्व समास में। इसको याद कैसे रखना है आपको? योजक चिन्ह से याद रखना है। द्विगु समास को कैसे याद रखना है? जहां पर भी गिनती से संबंधित चीज आ गई, जैसे यहाँ 2 आ गया, पंच आ गया, तो यहाँ पर आपका हो गया द्विगु समास। इसके बाद यदि तत्पुरुष की बात करें तो सभी ने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो ये चीजें किसमें आएगी? तत्पुरुष समास में, जहां पर भी कारक चीज आ गई। जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र हो गया, राजकुमारी राजा की कुमारी, घुड़सवार घोड़े पर सवार। अब बचा कौन सा आपका? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जो पहला उसका अक्षर होता है या पहला शब्द होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे यथा संभव, यथा संभव, तो यहां पर जो यथा है ये क्या हो गया? अवयव हो गया। प्रतिवर्ष, प्रति क्या हो गया? अवयव हो गया। तो जिस भी समास में पहला शब्द अवयव हो वो अवयवी भाव समास होता है। इसके बाद हमारे कितने समास हो गए? 1 2 3 4 5 समास। टोटल कितने होते हैं? 6 समास होते हैं। और कौन सा बच गया आपका? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को आपको कैसे याद रखना है? जहां पर भी आपके के समान आ जाए, के समान मतलब इसका एग्जाम्पल यदि देखें तो महात्मा, इसका उदाहरण है महात्मा, तो महान है जो आत्मा, यहां पर क्या आ गया? जो आ गया। मृग नयन, मृग के समान नयन, तो यहां पर भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। फटाफट करते हैं, चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे। नेताजी का चश्मा कहानी में जब हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा देखा तो उनकी आंखों में क्या आ गया? क्रोध के आंसू, भावुकता के आंसू, निराशा के, या हंसी की फुहार आ गई? क्या हुआ था? भावुकता के आंसू आ गए थे। 6वां क्वेश्चन 26वां। लोकोक्ति अधजल गगरी झलकत जाए का वास्तविक और सटीक प्रशासनिक या व्यवहारिक अर्थ क्या होगा? गगरी का आधा भरा होना, कम ज्ञान, पानी संभाल कर न ले जाना, या ज्ञानी व्यक्ति द्वारा उपदेश देना। तो बोलते हैं ना अधिकतर अपनी बोलचाल की भाषा में कि अधजल गगरी क्या होती है? हमेशा झलकती है। जिसको भी कम ज्ञान होता है या थोड़ा ज्ञान होता है वो क्या होता है? हमेशा अपना ज्ञान का बखान करते रहता है। इसलिए कभी भी किसी चीज का आधा ज्ञान मत रखो तो भैया पूरा ज्ञान रखो, नहीं तो। 27वां क्वेश्चन। विसर्ग संधि के नियम के तहत आने वाले सही शब्द का चयन कीजिए। बताइए कौन सा जो शब्द है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है? सदानंद, मनोरथ, जगदीश या विद्यालय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर अधिकतर आपने देखा होगा जगत धन ईश, तो यहाँ पर त हलंत के साथ आएगा त धन ईश। त क्या हो गया? आपका व्यंजन हो गया, और ईश जो है आपका स्वर हो गया। तो व्यंजन और स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा? तो व्यंजन और स्वर जब आपका मिलेगा तो क्या बनेगा? ये व्यंजन संधि। क्या बनेगा आपका? व्यंजन संधि। इसके बाद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मनोरथ। मनोरथ में क्या होगा? मनः धन रथ इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? मनोरथ। 28वां क्वेश्चन। कृतिका भाग 2 के अध्याय जॉर्ज पंचम की नाक में सरकारी तंत्र की किस मानसिकता पर करारा और तीखा व्यंग्य किया है? देशभक्ति की भावना, गुलाम और चाटुकारिता की मानसिकता पर, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर, या आर्थिक आत्मनिर्भरता पर? तो राइट आंसर क्या है इसका? देशभक्ति की भावना पर करारा व्यंग्य किया है, आर्थिक आत्मनिर्भरता पर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? गुलाम और चाटुकारिता की मानसिकता पर। फटाफट आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन। काव्य रस के अंतर्गत आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किस भाव को रसों का राजा या मूल आधार माना है और कुल कितने रसों का यहाँ पर उल्लेख किया है? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल 8 रसों का उल्लेख किया है। 9वां जो रस है आपका शांत रस, इसे नाट्य शास्त्र में शामिल नहीं किया है। और जो रसों का राजा किसे माना है? तो रसों का राजा हम बोलते हैं आपके श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को अधिकतर एग्जाम्स में पूछते हैं रसों का
राजा मानते हैं। 30वां क्वेश्चन, शासकीय पत्रों में महोदय महोदया लिखने के बाद मुख्य विषय का प्रारंभ करने से पूर्व बाईं तरफ क्या लिखना अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया माना जाता है? तो हम जब लेटर लिखते हैं कहीं पर भी, जो विषय कहीं पर भी हमें बताना होता है, जैसे महोदय लिखते हैं उसके नीचे फिर हम क्या लिखते हैं, विषय। विषय क्या है, जो भी आपका लिखवा देते हैं कि डीजे बैन करने के लिए आवेदन पत्र, या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, या आवश्यक कार्य आ जाने के लिए आवेदन पत्र। तो हमें क्या बताना होता है, यहाँ पर विषय बताना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, संदर्भ एवं विषय। धन्यवाद तो हमें नीचे की ओर लिखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता रामचरितमानस के किस प्रसिद्ध कांड से संकलित की गई है? कौन से कांड से लिए? यहाँ पर बाल कांड से जो है आपकी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिया गया है। 32वां क्वेश्चन, कौन सा युग्म शब्द और उसके समास के दृष्टिकोण से बिल्कुल असंगत है, मतलब गलत है? यथाशक्ति क्या आया यहाँ पर? अवयव मतलब अव्ययीभाव, सही है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, का के की आता है, कारक आता है, तत्पुरुष समास, सही है। पंचवटी 5 वटों का समूह, मतलब यहाँ पर पंच आया, मतलब कौन सा समास होना चाहिए यहाँ पर? द्विगु, पर लिखा क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व में तो क्या आता है? रात दिन, माता पिता, ये चीजें कहां पर आती है? द्वंद्व समास में, मतलब योजक चिन्ह आता है। और नीलकमल कर्मधारय समास, मतलब के समान और जो, जहां पर आ जाए वहां पर होगा आपका कर्मधारय समास। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? पंचवटी जो है गलत लिखा है। 33वां क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने के कारण कौन सा अलंकार परिलक्षित होता है? तो पहला आपका यहाँ पर है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति तो सभी को पता है, जहां पर अति में बात की जाती है, मतलब बातों को बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, वहां पर आपका होगा अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद हम उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यहां पर पहले हम लिखते हैं उसका जो मुख है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। उसका मुख चंद्रमा के समान है, मतलब यहां पर आपका आया के समान। उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यहां पर चंद्रमा से तुलना की हुई है, के समान है। जहां पर भी के समान आएगा वहां पर क्या होगा आपका? उपमा अलंकार। जहां पर भी सा सी या के समान ऐसा कुछ करके तुलना की जाएगी वहां पर होगा आपका उपमा अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? सीधे बोल दिया जाता है कि उसका मुख चंद्रमा है, मतलब सीधे चंद्रमा और उसके मुख की जो है तुलना नहीं की। यहाँ पर बता दिया कि मुख ही जो है वो चंद्रमा है, मतलब हम यहां पर लिखेंगे उसका मुख चंद्रमा है। यहां पर सा सी या के समान ऐसी चीजें नहीं आती, उसका मुख क्या है? चंद्रमा है। यहां पर डायरेक्ट आपको मुख को चंद्रमा लिख दिया है। थर्ड होगा आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होगा? उत्प्रेक्षा को यदि आपको याद रखना है तो उसमें मनु, मानो या जनु जानो, मतलब मानो शब्द आएगा अधिकतर, मतलब मानो उसका मुख चंद्रमा के, उसके मुख को देखकर ऐसा लगा मानो चंद्रमा है। उसका मुख देखकर ऐसा लगा मानो चंद्रमा है। उसका मुख देखकर ऐसा लगा मानो चंद्रमा है, चंद्रमा है। तो सीधा से याद रखना है कि जहां पर तुलना की जाएगी, के समान आएगा, वहां पर आपका होगा उपमा अलंकार। वहां पर क्या होगा आपका? उपमा अलंकार। क्या लिखा होगा? के समान, तुलना। और दूसरा आपका होगा यदि रूपक अलंकार आता है तो वहां पर क्या होगा? सीधे आपको बता दिया जाएगा, मतलब मुख ही चंद्र है। उत्प्रेक्षा में क्या आएगा? जहां पर मनु मानो टाइप की चीज आएगी, मानो ऐसा हुआ, मानो आपका जो चंद्रमा है या मुख है वही क्या है? चंद्रमा है। तो वहां पर क्या हो गया आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। 34वां क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन क्या है आपका? बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के अनुसार भगत जी की किस संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन क्या घटना घटित हुई? उनके घर में अकाल पड़ा, इकलौता बेटा मरा था, उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति जीती थी, या गांव में बाढ़ आई थी। तो क्या हुआ था? उनका बेटा जो है शांत हो गया था और वो क्या कर रहे थे? नाचते हुए कबीर के पद गा रहे थे। इसके बाद 35वां क्वेश्चन, वागी शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वाकधन ईश इज इक्वल टू वागीश। यहां पर कौन सी संधि हुई आपकी? व्यंजन संधि। यहां पर हलंत का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए क जो है वो कैसा बनेगा? क में क्या होगा आपका? हलंत होगा प्लस
इसको मिलकर क्या बनता है आपका क। तो यहाँ पर जो आपका क आएगा वो कैसा होगा, आधा होगा, उसमें आपका स्वर नहीं होगा। तो ये कौन सा संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। 36वां क्वेश्चन, नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान में कवि ने एक छोटे शिशु की मुस्कान को देखकर क्या महसूस किया और उसकी तुलना किससे की। मृतक में भी जान आ जाने जैसी अनुभूति, अत्यधिक भय की अनुभूति, संसार के प्रति वैराग्य या व्यावसायिक चिंता। किससे तुलना की है, मृतक में भी क्या आ गई थी, जान आ जाने की। छोटे जो शिशु होता है उसकी मुस्कान देखकर अच्छों को कैसी अनुभूति होती कि मतलब मजा आ जाता है। तो यहाँ पर मृतक में भी जान आ जाने जैसी अनुभूति ऐसा लेखक बता रहे हैं। 37वां, मुहावरा दांतों तले उंगली दबाने का सही अर्थ क्या होता है जो अक्सर लोग किसी अद्भुत कार्य को देखकर करते हैं। भूख लगना, आश्चर्यचकित दंग रह जाना, बहुत अधिक गुस्सा करना या दर्द महसूस होना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, दांतों तले उंगली दबा लेना का। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना या दंग रह जाना। 38वां क्वेश्चन, किसी भी औपचारिक निबंध या पत्र लेखन में विचारों की क्रमिकता और भाषा की शुद्धता के साथ साथ पैराग्राफ का चयन कैसा होना चाहिए। कुल मिला के आपका जो पैराग्राफ है निबंध लिखते समय या पत्र लेखन के समय वो कैसा होना चाहिए, बहुत लंबा और बोझिल जिसको पढ़कर ही लोगों का क्या हो जाए, दिमाग खराब हो जाए। दूसरा, संक्षिप्त, सुसंबंध और विषय पर केंद्रित, कठिन उर्दू फारसी शब्दों से युक्त या बिना किसी विराम चिन्ह के। तो भाई आपको जो पैराग्राफ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो आसानी से सभी के समझ में आ जाए। तो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सुसंबंध और विषय पर केंद्रित होना चाहिए। 39वां क्वेश्चन है आपका, सूरदास जी मुख्य रूप से किस काल के और किस रस के सर्वश्रेष्ठ सम्राट कवि माने जाते हैं। रीतिकाल, भक्तिकाल, वात्सल्य और श्रृंगार, आदिकाल, रौद्र रस या आधुनिक काल। तो किस काल के माने जाते हैं, भक्तिकाल के। 40वां क्वेश्चन, जहां विभाव अनुभाव संचारी भाव के मेल से जुगुप्सा या घृणा का भाव जागृत होता है वहां कौन सा रस होता है। भयानक का हो गया भय, विभत्स का जुगुप्सा। तो राइट आंसर क्या होगा, विभत्स, करुण का शोक और रौद्र का क्रोध। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। स्वयं प्रकाश जी ने क्या लिखा है, नेताजी का चश्मा, सही बात है। रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, सही चीज है। मनु भंडारी, लखनवी अंदाज, ये गलत हो गया। किसने लिखा था लखनवी अंदाज, यशपाल साहब ने, और ये भी राइट है। तो इसका गलत क्या होगा यहाँ पर, मनु भंडारी ने लखनवी अंदाज नहीं लिखा। तो यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द में कौन सी स्वर संधि प्रयुक्त हुई है जिसका सही विच्छेद क्या होगा, ए ओ अर। जहां पर भी आ गए वो कौन सी संधि होगी, सूर्योदय में आपकी गुण संधि होगी, सूर्यधन उदय। 43वां क्वेश्चन, काव्य पंक्तियों में निहित अलंकार को पहचानिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का सूचक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है। जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहां पर क्या आता है, अभी बताया, मानो, मनु, जनु या जानो। जहां पर भी आएगा वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और सा, सी, सरिस या आपका के समान, वहां पर कौन सा अलंकार आएगा, आपका उपमा अलंकार आएगा। 44वां क्वेश्चन, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब द्वारा खीरे की फाकों को बिना खाए ही खिड़की से बाहर फेंकने का कृत्य क्या दर्शाता है। झूठी शान और दिखावट, ये चीजें दर्शाती है, बार बार हम इसे पढ़ चुके हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने सार्थक शब्द की प्रक्रिया को व्याकरण में क्या कहा गया है। 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनता है, आपका संधि बनता है, या पदों या शब्दों के मेल से जो बनता है उसे समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 46, जॉर्ज पंचम की नाक में पूरी दिल्ली को साफ करने और इमारतों को सुंदर बनाने के बाद भी किस चीज की कमी रह गई थी। पानी की सप्लाई की, जॉर्ज पंचम की नाक की, कड़े सुरक्षा बलों की या स्वागत गीतों की। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जॉर्ज पंचम की जो नाक है उसकी कमी रह गई थी। 47, शांत रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से क्या है जो संसार से विरक्ति या परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न होता है। शांत का क्या होगा, निर्वेद। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, निर्वेद हो गया। 48वां क्वेश्चन, व्यावसायिक या व्यवहारिक पत्रों के समापन के समय स्वनिर्देश के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम क्या करते हैं, धन्यवाद कर देते हैं। उसके बाद यहां पर हम लिखते हैं ना, स्कूलों में आपने जो आपका यहाँ पे लिख दिया आपने धन्यवाद, उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, भवदीय, मतलब आपका शिष्य।
हम स्कूल में ऐसा लिखते थे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, भवदीय या प्रार्थी लिखेंगे। 49वां क्वेश्चन, निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह वास्तव में किस प्रकार का गीत है और इसमें किसे संबोधित किया गया है? विरह गीत है। विरह गीत होगा तो उत्साह कैसे आएगा? एक आवाहन गीत है जिसमें बादलों को क्रांति के रूप में संबोधित किया, क्रांति वाली बात आ गई, मतलब उत्साह वाली बात होगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? उत्साह। प्रार्थना गीत तो नहीं है, लोकगीत भी नहीं है। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति व्याकरण सम्मत से कीजिए। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं जबकि पदों की प्रधानता के आधार पर उन्हें 4 वर्गों में देखा गया है? तो समास के कितने भेद होते हैं? अभी हमने पढ़ा 6। सबसे पहले आपका हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा आपका हो गया कर्मधारय समास, चौथा आपका हो गया द्विगु समास, पांचवा आपका हो गया द्वंद्व, और छठा कौन सा हो गया आपका? बहुव्रीहि समास। ये 6 समास आपके होते हैं जो कि एग्जाम में अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं। तो ये भाई हमारे थे 50 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चंस सही गए कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। और यदि आप इन 50 क्वेश्चनों को आपने हल किया है या 50 क्वेश्चन तक आप नीचे तक पीडीएफ में पहुंच पाए, वीडियो के अंत तक यदि आप पहुंच पाए, तो आप केवल 5 से 7% लोगों में आते हैं जो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी को कोई फॉलो नहीं कर पाता है, हार्ड वर्क को कोई फॉलो नहीं कर पाता। यदि आप हार्ड वर्क को फॉलो करोगे तो आप जो टैलेंट है उसको आसानी से क्या कर सकते हो? बीट कर सकते हो। इसलिए हार्ड वर्क करो और कंसिस्टेंसी से बने रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।